हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रतिचित्रण के प्रकार समझाए थे और साथ ही उन पर आधारित उदाहरण समझाए थे। ठीक, अभी मैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको प्रतिचित्रण के प्रकारों पर लेके चलता हूँ। जैसे मेरे आज का पहला उदाहरण है, सिद्ध करो f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन फंक्शन ऑफ r ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है। हमसे कह रहा है कोई फलन है फंक्शन ऑफ x और बराबर है x ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो x लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इस फलन को हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है? जहां करके लिखा है वहां महत्तम पूर्णांक फलन x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यानी ये जो हमारा लिखा हुआ है फलन, इसका मतलब है कि इसका जो मान होगा या तो x के बराबर होगा या तो x के बराबर होगा, जबकि x भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक। या तो इसका मान x के बराबर होगा या x से कम पूर्णांक होगा। यानी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? या तो x के इक्वल होगी। कब? अगर x स्वयं एक पूर्णांक हो, या फिर अगर x पूर्णांक नहीं है तो फिर उससे जो कम पूर्णांक होगा वो होगी। जैसे उदाहरण लें हम, अगर मैंने बोला 1.3 की वैल्यू कितनी होगी? 1.3 का महत्तम पूर्णांक। तो आप जानते हैं 1.3 यानी 1.3 के या तो 1.3 के बराबर होगा या 1.3 से कम पूर्णांक होगा, पर 1.3 एक पूर्णांक नहीं होता। 1.3 मैंने अभी डेफिनेशन समझाई है कि क्या होती है, कि इसका मतलब है कि इसका मान या तो x के बराबर होगा या तो x के बराबर होगा। कब? अगर x स्वयं एक पूर्णांक संख्या हुई तो, या फिर x से कम पूर्णांक होगा। अभी हम यहां ध्यानपूर्वक देखें, क्या 1.3 एक पूर्णांक संख्या है? नहीं है, तो इसका मतलब इसका ये है मान नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें लिख रहा है x से कम पूर्णांक, तो 1.3 से कम पूर्णांक होगा। हाँ, 1.3 से कम पूर्णांक। 1.3 से कम कितना होगा? 1। आप ऐसे भी कह सकते हैं 1.3 किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है? 1.3 1 और 2 दो पूर्णांकों के बीच स्थित है। 1.3 1 और 2 पूर्णांकों के बीच स्थित है। इसका मतलब 1.3 x से कम पूर्णांक, यानी यहां जो 1.3 है 1.3 से कम पूर्णांक। तो 1.3 से कम पूर्णांक कौन रहा? जस्ट इससे पहला वाला कौन? 1। तो इसका मतलब 1.3 जो महत्तम पूर्णांक में लिखा है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। एक और उदाहरण लेता हूं, अगर मैं बोलूं 1.9, इसका मान कितना होगा? तो वही पहले की तरह आप देख सकते हैं 1.9 किन दो पूर्णांकों के बीच है? 1.9 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो 1.9 स्वयं पूर्णांक नहीं है, तो 1.9 जब पूर्णांक नहीं है तो 1.9 से कम पूर्णांक होगा। तो 1.9 से कम पूर्णांक कौन है? 1। तो इसका मतलब कितना होगा? इसका मान 1 हो जाएगा इसका। तो समझ गए आप कि हमें महत्तम पूर्णांक की कैसे बात करनी है। इसी शर्त, इसी फलन का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दिया फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, जिसमें प्रांत r है, r यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और सह प्रांत भी r है यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरह से आपको दो फलन दे रखे हैं, दोनों ही एक फलन दे रखा है महत्तम पूर्णांक का, और समुच्चय आपको दो न देकर एक ही समुच्चय दे रखा है जिसमें प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अभी हम सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे ये तो आप समझिए इतनी बात। सबसे पहले आपको फलन क्या दिया है? फंक्शन ऑफ r से r पर फंक्शन ऑफ x बराबर महत्तम पूर्णांक x। बात करते हैं सबसे पहले ये एकेकी है या नहीं।
तो हमें पता है सिद्ध करना एक एक ही नहीं है, पर फिर भी हम सर्च करते हैं। अगर एक एक ही नहीं होगा तो वो एक होगा। तो कैसे पता करें? मैंने आपको बताया था एक एक ही क्या होता है। एक एक ही होता है प्रांत के अलग अलग अवयवों के, प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग अवयव ही प्रतिबिंब हो, यानी हर एक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग हो। तो आप देखें, अगर एक एक ही नहीं सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या हुआ? एक एक ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही होंगे, तभी यह एक एक ही नहीं है। तो अगर हम बात करें x बराबर मान लीजिए 1.1 पर, इसमें हमने क्या रखा 1.1, तो x बराबर 1.1 रखते हैं। और 1.1 कैसी संख्या है? r, यानी वास्तविक संख्या है। तो यहां पर हमने रखा, तो आपको भी बताया था 1.1 महत्तम पूर्णांक, यानी 1.1 किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है? 1.1 1 और 2 के बीच स्थित है। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ 1.1 का मान कितना होगा? 1 होगा। अभी एक वैल्यू कोई और चुन लेते हैं, मान लिया 1.4 चुनी, वो भी कैसी है? वास्तविक संख्या। 1.4 का मान देखें तो इसका मान भी कितना आने वाला है? 1.4 भी किस किस के बीच है? 1 और 2 के बीच है। इसका मतलब जब ये 1 और 2 के बीच में स्थित है तो इसका मान भी कितना होगा? 1 होगा। तो आपने यहां क्या देखा? यहां फंक्शन ऑफ 1.1 हो, फंक्शन ऑफ 1.4 हो, दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो आपने क्या पाया? 1.1 1.4 तो अलग अलग है, परंतु इनकी जब फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, इन्हें जब फंक्शन में रखते हैं तो वैल्यू कैसी मिलती है आपको? सेम मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दिया गया प्रतिचित्रण एक एक ही प्रतिचित्रण नहीं है, यानी बहु एक प्रतिचित्रण है। तो हम यहां लिखते हैं स्पष्ट है कि प्रतिचित्रण, उसने जैसा सिद्ध कराया हम उसी हिसाब से लिखेंगे। क्या सिद्ध कराया है? एक एक ही नहीं है। तो हमने भी क्या लिखा? एक एक ही नहीं है। अब बात करते हैं, उसने बोला ये अंतःछेद आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक नहीं है तो अंतःछेदी होगा। तो चेकआउट करते हैं। अब याद करिए आच्छादक अंतःछेदी में क्या अंतर होता था? आच्छादक और अंतःछेदी में ये अंतर होता था कि जो हमारा सह प्रांत है, यहाँ R है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, यानी सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव ना हो या कोई भी ऐसा अवयव छूट ना जाए जो प्रांत के किसी ना किसी अवयव से ना जुड़ा हो, यानी हमेशा जुड़ा होना चाहिए। कब? अगर आच्छादक है। तो देखते हैं क्या इसमें कुछ छूटेंगे। तो देखिए स्पष्टली आप यहाँ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये जो सह प्रांत है वो सह प्रांत क्या है? R। R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें पूर्णांक संख्याएं भी आएंगी और भिन्नात्मक संख्याएं भी आएंगी। इसमें पूर्णांक अंक भी आएंगे और भिन्नात्मक भी आएंगे। जैसे आपने देखा इसमें 1 2 3 4 5 भी आएंगे R के अंदर, और R के अंदर पॉइंटों में भी आएंगी 1.1 1.2 1.3 इस तरह की संख्याएं भी होंगी। और दूसरी बात और आप देख रहे हो, जब हम फंक्शन में लगाते हैं पॉइंट वाली वैल्यूओं को तो हमें कैसी वैल्यू प्राप्त होती है? पूर्णांक वैल्यू प्राप्त होती है। अभी बताया ना महत्तम पूर्णांक है, तो 1.1 रखने पर भी पूर्णांक एक ही आया है। 1.4 रखा तब भी पूर्णांक कितना आया है? 1 आया है। यानी अगर मैं कहूं आपसे 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखूं, यहाँ इस फंक्शन के अंदर 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखूं हमेशा 1 मिलेगा, और 2 और 3 के बीच की वैल्यू रखूं तो हमेशा 2 मिलेगा, 3 और 4 के बीच की वैल्यू रखूं तो हमेशा 3 मिलेगा, क्योंकि कम पूर्णांक वाला मिलता है ना। तो आपने क्या पाया? जो वैल्यू रख रहे हैं हम, रखने पर हमेशा हमें पूर्णांक वैल्यू प्राप्त होती है। तो जो भिन्नात्मक वैल्यू है वो कभी इसमें प्रतिबिंब बनेगी ही नहीं। तो जब भिन्नात्मक वैल्यू प्रतिबिंब नहीं बनेगी तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? जब भिन्नात्मक वैल्यू कोई प्रतिबिंब नहीं है तो हमारा फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यू उसमें छूट जाती है। अब इसी बात को हम रिटर्न करके दिखा सकते हैं। कैसे? यहां x अवयव है R का, R यानी प्रांत, x का प्रतिबिंब, यहां लिखना चाहो एक बात और पढ़ा सकते हो, यहां
प्रत्येक x, कोई भी x अगर हम चुन रहे हैं किसमें से, r यानी प्रांत में से, तो आप देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, सदैव पूर्णांक होगा। कैसा होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक क्या बताया मैंने आपको कि आप चाहे दशमलव की वैल्यू रखोगे तो निकलकर हमेशा एक पूर्णांक वैल्यू आएगी। तो हमें क्या पता चला कि जो भी x लेंगे हम उस हर एक x का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, पूर्णांक होगा। और जब पूर्णांक होगा तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसलिए सहप्रांत r के दशमलव वाले अंक प्रांत के किसी भी अवयव के क्या नहीं होंगे, प्रतिबिंब नहीं होंगे। समझ गए भाई, हमने क्या लिखा, प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, पूर्णांक होगा। तो इसलिए सह प्रांत r के दशमलव वाले अंक प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो इसलिए दिया प्रतिचित्रण कैसा है, आच्छादक नहीं है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, ना तो यह एक ही है और ना ही आच्छादक है। इस तरह से अपना ये सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, साथ ही आपको पता है स्टूडेंट, मेरा YouTube पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आने वाले समय में और भी वीडियो डालूं तो आपको उन वीडियो को देखकर कुछ और आपकी नॉलेज में वृद्धि हो सके। साथ ही वहाँ बेल आइकन होता है, उसको भी आप क्या करें, प्रेस करें, जिससे कि क्या मेरी जैसी लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगी तो आप तक सूचना तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो ठीक, अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अपना अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x बराबर है मॉड x यानी मापांक फलन द्वारा प्रदत्त मापांक फलन फंक्शन ऑफ r टू r। जैसे इस सवाल के अंदर आपने देखा फलन था r से r पर, यहाँ भी फलन आपका है r से r पर, और सिद्ध करके दिखाना है ना तो यह एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो कैसे सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ r टू r किस तरीके का है, तो फंक्शन ऑफ x बराबर है आपका कितना, मॉड x। मॉड x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जब हम x का मान अगर धनात्मक रखते हैं तो हमेशा वैल्यू धनात्मक बाहर निकलेगी। चाहे x का मान ऋणात्मक रखें तब भी वैल्यू हमेशा कैसी निकलेगी, ऋणात्मक वैल्यू रखने पर हमेशा धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी। यानी धन रखेंगे तो धन आएगी ही आएगी, परंतु अगर हम ऋणात्मक वैल्यू रखते हैं तब भी हमको कैसी वैल्यू प्राप्त होगी, धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी। तो जब आप देख रहे हैं धन रखने पर भी ऋणात्मक, धन रखने पर भी धनात्मक और ऋण रखने पर भी धनात्मक, तो इसका मतलब अलग अलग वैल्यूओं के मान कैसे प्राप्त हो रहे हैं, एक जैसे। तो इसका मतलब यह कैसा है, एक ही नहीं है। इसी बात को हम रिटर्न करके दिखाते हैं। कोई दो अवयव चुन लेते हैं, क्योंकि x बराबर 2 अवयव है किसका, r का। r भाज्य संख्या का समुच्चय है, तो r के अंदर माइनस अनंत से अनंत के बीच की सभी पूर्णांक और दशमलव वाली संख्याएं यहाँ मौजूद होंगी। x बराबर 2 अवयव है किसका, r का। r यानी किसका, प्रांत का। इस पर रखते हैं, x के स्थान पर क्या रखने जा रहे हैं, 2, तो यहाँ 2 रखूंगा। तो 2 का मॉड आप जानते हो, जब धनात्मक वैल्यू रखते हैं और धनात्मक वैल्यू भी बाहर निकल कर आएगी। अभी हम रख देते हैं x बराबर -2, ये भी आप जानते हो r का अवयव होगा यानी प्रांत का। अभी x के स्थान पर हमने कितना रखा, -2। आपको बताया चाहे ऋण की संख्या रखो चाहे धन की संख्या रखो, मॉड में से निकलकर हमेशा वैल्यू कैसी आती है, धनात्मक आती है। तो आपने देखा -2 पर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ f2 का मान भी 2 है और f-2 का मान भी 2 है। तो आपने क्या देखा, दो डिफरेंट मानों पर, दो डिफरेंट बिंदुओं पर आपके फलन के मान
एक जैसे आते हैं तो ऐसी स्थिति में दिया प्रतिचित्रण कैसा है, बहु एक प्रतिचित्रण होगा। और जब बहु एक बोल दो या एक एक ही नहीं है, उसने एक एक ही नहीं बोला है तो आप यही लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि दिया प्रतिचित्रण कैसा, एक एक ही नहीं है। समझ गया? अभी हमको क्या सिद्ध करना है, हमें आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक नहीं है तो फिर कैसा होगा, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी की क्या खासियत होती थी, जो सह प्रांत होता था उसमें कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर हो जो कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो हम ढूंढते हैं ऐसे अवयवों को जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो देखते हैं यहां प्रत्येक x जो अवयव है आर यानी किसका, प्रांत का प्रतिबिंब सदैव धनात्मक होगा। बात सही है गलत है? आप यहां प्रांत का कोई भी अवयव चुने, चाहे धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो। अगर हम प्रांत का कोई भी अवयव चुने, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वह ऋणात्मक हो, हर स्थिति में जब प्रतिबिंब निकल के आएगा तो हमेशा धनात्मक आएगा। धनात्मक क्यों आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं fx बराबर कितना है, मोड ऑफ x। जब मोड ऑफ x है तो x चाहे धन रखें चाहे ऋण रखें, वैल्यू निकल कर जो आने वाली है वो हमेशा धनात्मक आने वाली है। तो हम स्पष्टली कह सकते हैं कि जो r का प्रतिबिंब होगा, प्रांत का प्रतिबिंब होंगे प्रांत के अवयवों के, वो सदैव कैसे होंगे, सह प्रांत के धनात्मक अवयव होंगे। और धनात्मक होंगे तो इसका मतलब कौन छूट रहे हैं, क्योंकि सह प्रांत में r है, r का मतलब उसमें धनात्मक वैल्यू भी है और ऋणात्मक वैल्यू भी है। तो आपके सिर्फ कौन से प्राप्त होते हैं, धनात्मक। तो इसका मतलब ऋणात्मक वाले अवयव आपके छूट जाएंगे, और जब ऋणात्मक वाले छूट जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा प्रतिचित्रण कैसा प्रतिचित्रण होगा, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। इसी बात को हम लिख के दिखा देते हैं। इसलिए सहप्रांत आर के दशमलव वाले अंक, दशमलव नहीं, आर के ऋणात्मक, आर की ऋणात्मक संख्याएं, आर की ऋणात्मक संख्याएं प्रांत आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। समझ गया? यानी सहप्रांत आर की ऋणात्मक संख्याएं प्रांत आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। जब प्रतिबिंब नहीं होंगे तो दिया प्रतिचित्रण कैसा हो गया, दिया प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण है, या उसमें सिद्ध करा है आच्छादक नहीं है तो वही लिख देते हैं, दिया प्रतिचित्रण आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि दिए गए फलन के माध्यम से कि दिया फलन एक एक ही है या बहुएक है, अंतःक्षेपी है या आच्छादक है। ठीक है, अभी मैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से प्रतिचित्रणों के प्रकारों को समझाने का प्रयास आपको करता हूं। प्रतिचित्रण के प्रकारों में अपना अगला उदाहरण है, सिद्ध करके दिखाना है फंक्शन ऑफ आर से आर। ठीक, किस तरह का फलन है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है 1 कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। जब x का मान 0 से बड़ा है तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ x का मान 1 होगा। साथ ही फंक्शन ऑफ x का मान 0 होगा जब x का मान 0 है। तीसरा, फंक्शन ऑफ x का मान -1 होगा कब, जब फंक्शन ऑफ x का मान, जब x का मान 0 से छोटा है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दिया फलन ना तो एक एक ही और ना ही
आच्छादक है। तो मैंने जो फलन दिया है उसको रिटर्न करके लिखा है। आपको एक बात और यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ जो प्रांत है वो कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जो सह प्रांत है वो भी R है, यानी वह भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अभी हम बात करते हैं ये एक एक ही है, ये अपना बहु एक है, ठीक है। तो एक एक ही बहु एक दिखाने के लिए मैंने क्या बोला था, दो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अगर समान हो, यानी दो अलग अलग अगर हम अवयव चुने और उन दोनों के प्रतिबिंब समान हो, तो ऐसी स्थिति में दिया प्रतिचित्रण एक एक ही ना होकर बहु एक होगा। तो हमें एक एक ही नहीं है यही दिखाना है। तो कैसे दिखाएं, हम ऐसे दो अवयव चुने जिनके प्रतिबिंब एक ही हो। तो देखते हैं, क्योंकि x बराबर 1 अवयव है R का, R यानी प्रांत का। आप देखिए प्रांत R के मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो एक कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। किसमें से जुड़ी, प्रांत में से। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ फंक्शन में रखें x बराबर 1, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, क्योंकि fx के हमारे पास तीन मान हैं, एक 0, एक -1। इन तीनों में से किसी एक को चुना जाएगा। और ये तीन मान कब है, ये पहला वाला मान कब है, जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो यहाँ आप देखिए x का मान हमने कितना चुना है, 1। क्या यह 0 से बड़ा नहीं है, यस, x का मान 0 से बड़ा है। और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में fx का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा, चाहे x का मान कुछ भी हो। x का मान अगर 0 से बड़ा हो, हर स्थिति में fx का मान 1 ही होगा। तो हमने देखा अगर 1 रखते हैं तब भी मान कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अभी हम कोई और बिंदु चुनते हैं। अभी हमने चुना 2 भी वास्तविक संख्या है, इस पर वैल्यू निकालें। तो आपको पता है x बराबर 2 हमने जो चुना है वह भी 0 से बड़ा है, वह भी कैसा है, 0 से बड़ा। तो हमें क्या पता चलता है, x का मान जब 0 से बड़ा है तब फंक्शन का मान 1 है। तो इस स्थिति में f2 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो हमें क्या पता चला, हमने जब x बराबर 1 लिया तब भी वैल्यू 1 आती है, और 2 रखी तब भी वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग बिंदुओं के प्रतिबिंब कैसे हैं, समान हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ फंक्शन ऑफ 1 बराबर फंक्शन ऑफ 2 और बराबर किसके हैं, 1 के। इसलिए दिया प्रतिचित्रण कैसा है, बहु एक है, या एक एक ही नहीं है। क्योंकि बहु एक के लिए क्या होती थी सिचुएशन, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब एक ही हों। हमने यही दिखाया कि बिंदु 1 लें चाहे बिंदु 2 लें, यानी x का मान चाहे 1 चुने चाहे x का मान 2 चुने, दोनों स्थितियों में आपने देखा कि उनका प्रतिबिंब एक ही आता है। तो ऐसी स्थिति में दिया गया प्रतिचित्रण एक एक ही होगा। ठीक, अभी हम बात करते हैं कि यह आच्छादक है या नहीं। हमें सिद्ध करना है आच्छादक नहीं है, इसका मतलब हम जानते हैं जब आच्छादक नहीं होगा तो इसका मतलब यह अंतरछेपी होगा। और अंतरछेपी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सह प्रांत है कौन है, R, उसके कुछ ना कुछ अवयव ऐसे जरूर होंगे या एक अवयव जरूर होगा जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। और यहां हम स्पष्टली देख सकते हैं, यहां सह प्रांत R के अवयव, आप देखिए जब भी आप वैल्यू रखेंगे x की तो सिर्फ हमें 3 वैल्यू ही प्राप्त होंगी, यानी 3 प्रतिबिंब ही प्राप्त होंगे, या तो 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। यही बात है, यहां सह प्रांत R के अवयव 1, 0, -1 प्रांत R के किसी ना किसी अवयव के क्या है, प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कौन है, सह प्रांत R के अवयव 1, 0, -1 प्रांत R के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब है, जबकि सह प्रांत R के इनके अलावा अन्य अवयव
प्रांत आर के किसी भी अवयव का क्या नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अब देख रहे हैं हम प्रांत के कोई भी मान को चुने, किसी को भी रखें, या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा, यानी हर स्थिति में सह प्रांत के जो प्रतिबिंब होंगे सह प्रांत में वो या तो 1 होंगे या 0 होंगे या -1 होंगे। इनके अलावा जो और बाकी के अवयव हैं वो किसी के भी प्रतिबिंब नहीं हुए हैं। जब किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है तो हमारा कैसा हुआ प्रतिचित्रण, क्योंकि सह प्रांत के अवयव छूट गए और एक दो नहीं छूटे, बहुत सारे छूट गए, सिर्फ 3 ही अवयव तो प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब हमारा प्रतिचित्रण, इसलिए प्रतिचित्रण कैसा है, आच्छादक नहीं है। क्योंकि सिद्ध कराया उसने आच्छादक नहीं है, तो उसी बात को हमने नोट करके लिख दिया। अभी हम एक सवाल के माध्यम से और थोड़ा सा प्रतिचित्रणों के प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध करो कि फंक्शन ऑफ a क्रॉस b से b क्रॉस a पर है। यानी अभी हमारा समुच्चय यहाँ देखते थे a to a, b to b या a से b, r से r ऐसा होता था। अभी जो हमें फंक्शन दे रखा है वो किस तरीके से है, a क्रॉस b से b क्रॉस a पर है, और किस तरह का है, फंक्शन ऑफ a b बराबर b a है। यानी जब हम a b रखते हैं फंक्शन में, x के स्थान पर a b रखते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, b a प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सिद्ध करके दिखाना यह एक ही है और आच्छादक फलन है। तो चलते हैं, दिया है फंक्शन ऑफ a क्रॉस b से b क्रॉस a पर है फलन, और किस तरीके से है, फंक्शन ऑफ a b रखने पर कितना आता है, b a आता है। तो पहले हम बात करते हैं एक ही है या नहीं। तो हमने दो अवयव चुने, माना x1 बराबर a1 b1 अवयव है a क्रॉस b का, तथा x2 बराबर a2 b2 अवयव है a क्रॉस b का। हमें क्या करना रहता था, एक ही है या नहीं, हमें प्रांत के दो अलग अलग अवयव चुनने हैं। ठीक, x1 बराबर x2 बराबर इस प्रकार है कि हमने क्या कहा, हमने प्रांत के दो अलग अलग अवयव चुने, एक का नाम x1 एक का नाम x2, और किस तरीके से चुने कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है, फंक्शन ऑफ x1 बराबर किसके है, फंक्शन ऑफ x2 के है। तो हमने ये देखा कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है। अगर ये एक ही होगा तो अगर ये फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये दो बिंदु भी समान होंगे। अभी हमने ऊपर पहली दृष्टि में देखे तो हमें बिंदु अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हमने तो ये माना कि नहीं बिंदु अलग अलग हैं और मान कैसे हैं, बराबर हैं। अभी हम चेकआउट करते हैं कि हमने जो बिंदु अलग अलग माने हैं वो बात सही है या फिर बिंदु भी समान हैं। अगर बिंदु समान होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, तब यदि x1 बराबर x2 होता है तो दिया गया प्रतिचित्रण एक ही होगा। तो देखते हैं, फंक्शन ऑफ x1 का मतलब फंक्शन ऑफ a1 b1 बराबर फंक्शन ऑफ कितना, a2 b2। अभी आप देखिए जब यहाँ a b था तो वैल्यू कितनी आती थी, b a, यानी पलट जाती थी। अभी हमारा यहाँ दिलचस्प में कितना है, फंक्शन ऑफ a1 b1, तो वैल्यू पलट के आएंगी, कितनी हो जाएगी, b1 a1। ऐसे यहाँ इस हिसाब से b2 a2 हो जाएगी। और हम ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ भी किरमित युग्म है, यहाँ भी किरमित युग्म है, और जब किरमित युग्म बराबर होते हैं तो बराबर कब होते हैं, जब पहला अवयव किरमित युग्म का उसके बराबर के पहले अवयव के बराबर हो, दूसरा अवयव किरमित युग्म का उसके दूसरे अवयव के बराबर हो। तो यहाँ हमें क्या स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि b1 बराबर b2 होगा और a1 बराबर किसके होगा, a2 होगा। तो b1 बराबर b2, a1 बराबर a2, इसका मतलब क्या कि x1 बराबर कितना आता, a1 b1, क्योंकि x1 बराबर कितना है, a1 b1, तो इसलिए x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a1 के स्थान पर a2 और b1 के स्थान पर b2। a1 के स्थान पर a2 देखिए, x1 का मान कितना है, a1 b1, तो x1 बराबर a1 b1, a1 की जगह a2
लिखा यहाँ आया और B1 की जगह हमने क्या लिख दिया B2, जबकि A2, B2 किसकी वैल्यू थी? A2, B2 किसके बराबर था? x2 के। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारा क्या है, जब हमने फंक्शन ऑफ x1 बराबर fx2 लिया तो हमारी वैल्यू आती है x1 बराबर x2। तो ये किसकी शर्त थी? मैथमेटिकली डेफिनेशन बताई थी, यदि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 हो और यदि x1 बराबर x2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपका प्रतिचित्रण एकेकी कहलाता था। तो इस तरह से हमारा प्रतिचित्रण कैसा हुआ? एकेकी है। इसी बात को लिख के दिखा सकते हैं, प्रतिचित्रण क्या है? एकेकी है। ठीक, अभी हमको दिखाना है ये आच्छादक है या अंतःछेदी है। हमें सिद्ध करना है आच्छादक। आच्छादक का मतलब ये हुआ कि जो सह प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव किसी सह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। तो यहां सह प्रांत का कोई भी अवयव हम चुने, अगर कोई अवयव हमने लिया B, A, कोई भी अवयव चुन लिया B, A का प्रांत B, A प्रांत के अवयव, एक बात बताइए, सह प्रांत का कोई अवयव है B, A, सह प्रांत का कोई अवयव B, A या जो भी आप लेना चाहें, क्या प्रांत का कोई अवयव जिसका प्रतिबिंब होगा? बिल्कुल होगा। हमें पता है B, A कब आता है? B, A तब आएगा जब इसमें A, B होगा, यानी उल्टा होगा। तो कोई भी अवयव अगर हम चुने तो उसका उल्टा किसके अंदर होगा? प्रांत के अंदर होगा। तो प्रांत के अवयव A, B का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो आपने क्या पाया कि सह प्रांत का अगर हम कोई भी अवयव चुने उसका प्रतिबिंब, वो किसका प्रतिबिंब है? उसके उल्टे प्रतिबिंब का। तो A, B का प्रतिबिंब B, A होगा। अगर मैं यहाँ ले लूं C, D तो यहाँ आ जाता D, C। तो इस तरह से हमें क्या पता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। और जब प्रतिबिंब है तो क्या कोई छूट रहा है? नहीं छूट रहा। आप लिख सकते हैं प्रतिचित्रण कैसा होगा? आच्छादक है। कैसा है प्रतिचित्रण? आच्छादक है। तो इस तरह से अपना ये सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक, मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए सवाल, कुछ नए टिप्सों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और नमस्कार से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही वहां जो बेल आइकन है उसको भी टच कर दें, जिससे कि आने वाले समय में जब भी मैं आपको वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।